गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है बहुत टाइम हो गया हमें बायोलॉजी पढ़े हुए। सबसे पहली बात, जैसे जिस हिसाब से जिस सिचुएशन में आप लोगों के एग्ज़ाम हुए 10th के, उसके बाद आप लोगों ने 11th में जिस नए बच्चे ने बायोलॉजी लेने की सोची है वो अच्छी बात है बेटा। तो आज हम आपको बायोलॉजी में ले चलते हैं, बायोलॉजी से आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं और बताते हैं कि बायोलॉजी +1 क्लास में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से यूनिट्स हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई है। तो बेटा मैं आपको बता दूं 11th बायोलॉजी के अंदर 11th बायोलॉजी बेटा 11th बायोलॉजी के अंदर 5 यूनिट्स हैं, जिनमें से जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स। ठीक है। सेकेंड यूनिट का नाम है बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन in plant and animal। ठीक है। एंड थर्ड यूनिट है सेल से रिलेटेड, जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो यूनिट का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन से रिलेटेड बातें होंगी। फोर्थ यूनिट है वो है प्लांट से रिलेटेड, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी। एंड द फिफ्थ लास्ट वन जो रहेगा वो रहेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है बेटा, ये 5 यूनिट्स हैं जो हम 11th बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि 11th के अंदर बायोलॉजी का जो सिलेबस है थोड़ा सा, मैं यूँ कहूँगा कि जो वर्ड्स, डरावने से वर्ड जो आपको देखने को मिलेंगे वो 11th क्लास के अंदर ही मिलेंगे बेटा। क्योंकि जब आप 11th में नए नए आते हो तो थोड़ी सी चीज़ें आपको अफर्ड लगेगी। अफर्ड का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो वो चीज़ें अपने आप आपके कंठस्थ होती चली जाएंगी। वो चीज़ें आपको बोलने में भी आसान लगेंगी और समझ में भी आएंगी। ठीक है। और फिर आप जैसे +2 में जाओगे तो फिर उस चीज़ के आप एडिक्शन सा हो जाएगा, हैबिट हो जाएगी। तो उसमें फिर आपके सामने चाहे नए वर्ड्स भी आएंगे ना, तो उस चीज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चीज़ के लिए भी आप परेशान मत होना कि सर नए वर्ड्स आएंगे, कैसे लर्न करेंगे। उस चीज़ का भी सोल्यूशन हमें बता दूंगा आप लोगों को। इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है। जहाँ तक आप नोट कर सकते हो, अगर करना चाहो मैं इसको रेज करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, आगे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से, जिसका नाम है डाइवर्सिटी in the living world। देखो बेटा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो यूनिट है, इसके अंदर चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स में से जो फर्स्ट चैप्टर है, वैसे तो बेसिकली इसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर, उनमें से हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में, लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ओके। द लिविंग वर्ल्ड, दिस वन इज द फर्स्ट लेसन ऑफ यूनिट फर्स्ट इन 11th बायोलॉजी। 11th बायोलॉजी के अंदर फर्स्ट यूनिट है, इसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के अंदर आते हैं 4 चैप्टर। उनमें से फर्स्ट लेसन का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, सेकंड का आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड आता है एनिमलिया किंगडम एंड फोर्थ है प्लांटिया किंगडम। ठीक है, ये 4 लेसन है यूनिट फर्स्ट के अंदर। उनमें से फर्स्ट लेसन द लिविंग वर्ल्ड जो हम पढ़ने जा रहे हैं,
उनमें से जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में ओपन करते हैं बुक को, तो वहाँ बुक के अंदर हमें एक वर्ड देखने को मिलता है बेटा, जो है लाइफ। ये वर्ड को हम जितना इस्तेमाल यहाँ पे देख रहे हैं, जितना छोटा हमें दिख रहा है 4 वर्ड्स का लाइफ, ये वर्ड बेटा इतना आसान नहीं है इसकी डेफिनेशन कि हम इसको एक लाइन में डेफिनेशन डिफाइन कर दें। ठीक है, जो लाइफ है, लाइफ को हम करेक्टर्स के बिहाफ पे डिसाइड करते हैं, ना कि किसी डेफिनेशन से उस चीज को हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ को हम बेसिकली इस बिहाफ पे लिखेंगे कि ये क्या है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का। किसका? मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपने आप को केमिकल रिएक्शंस के बिहाफ पे एक्सप्रेस करता है कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, नॉन लिविंग है। ठीक है, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? मॉलिक्यूल्स के केमिकल रिएक्शन पे। तो अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे लाइफ के बारे में, तो आपको स्मॉल रूप में जो थोड़ा बहुत है वो आप ये लिख सकते हो कि इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन it is a complex organization of molecules which express itself, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, लाइफ क्या है? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, जो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए केमिकल रिएक्शंस पे बेस्ड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लाइफ के जो करेक्टर्स हैं, वो क्या करेक्टर्स होते हैं कि जिन करेक्टर्स के बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये लिविंग है। ठीक है, तो उनमें से कुछ एक करेक्टर्स हैं, मैं अभी आपके सामने उनको लिखूंगा। पहले आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखें कि लाइफ होता क्या है। मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ बेटा। इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच एक्सप्रेस इटसेल्फ बाय केमिकल रिएक्शन। ये एक मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कि हाँ मैं लाइव हूँ, इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए वो केमिकल रिएक्शंस पे बेस्ड होता है, which are depend on chemical reactions to express itself। ठीक है, ओके, आगे समझ में? ओके, चलो आगे मूव करते हैं। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। उनके करेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स क्या आते हैं? सबसे पहला, एक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? तो वो आएगा लाइफ के अंदर शेप एंड साइज, सेकंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, फिर आता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, फिर रिप्रोडक्शन, फिर आता है वेरिएशन, सेवंथ बात करें रिवॉल्यूशन, नेक्स्ट होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, ठीक है, होम्योस्टेसिस क्या होता है
कि मैं अभी बताऊँ आप लोगों को, पहले आप इस चीज़ को थोड़ा नोट करिए, माइंड में इसको समझने की कोशिश करना, फिर मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो और भी इसमें कुछ एक पॉइंट्स बचेंगे, वो अपन आगे जैसे मूव करेंगे तो वहाँ क्लियर कर लेंगे। अब इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये 2 पॉइंट्स छूट गए थे उसमें से। एक होता है कॉन्शियसनेस और एक होता है लास्ट जो है एक लिविंग के अंदर डेथ। तो ये 2 पॉइंट वहां से मिस हो गए थे, तो यहाँ मैंने नोट करवा दिए। ठीक है, यहाँ पे देख लेना आप इसको। तो जो सबसे पहला पॉइंट था अपना वो था डेफिनेट शेप एंड साइज। डेफिनेट शेप एंड साइज। देखो भाई, जो लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होता है, उनके अंदर लोअर बॉडी ऑर्गेनिज्म से लेकर हायर कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर तक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एक डेफिनेट शेप और साइज होता है। मतलब अगर लिविंग के अंदर क्या होता है, मान लो एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या फिर अपन ह्यूमन बींग्स हैं और एक एलिफेंट है, तो उसमें क्या होता है, एक नैरो रेंज पे होता है। नैरो रेंज पे आपके अंदर उसमें चेंज मिलेगा शेप एंड साइज में। लेकिन नॉन लिविंग के अंदर एक पहाड़ी तो बिल्कुल छोटी है और एक जो हिल है वो बहुत बड़ा होता है, मतलब उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। इसके अंदर शेप और साइज के बेस में अगर बात करें हम, तो उसमें वेरिएशन ज्यादा होता है। लेकिन लिविंग बींग्स के अंदर डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। अगर साइज वेरी करेगा तो बिल्कुल नैरो रेंज पे वेरी करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट से रिलेटेड जो एक लिविंग होगा उसके अंदर जो साइज और शेप है वो नैरो रेंज पे वेरी करता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और डिटेल में। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट क्या था, ग्रोथ। देखो, एक सिर्फ डेफिनेट शेप एंड साइज के बिहाफ पे हम ये नोट नहीं कर सकते या फिर ये क्लियर नहीं कर सकते कि भाई वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि शेप और साइज के बिहाफ पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ में भी ऐसा देखने को नहीं मिलता कि हम एक ग्रोथ के बिहाफ पे ये कह सकें कि हाँ भाई लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है, या फिर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते लिविंग को सिर्फ ग्रोथ फैक्टर के बिहाफ पे कि ये लिविंग इस वजह से है क्योंकि ये ग्रोथ से बढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ग्रोथ के अंदर क्या होता है, साइज बढ़ता है, मास बढ़ता है, वेट बढ़ता है। ऐसा अगर सेम केस में बात करें नॉन लिविंग में, तो उनके अंदर जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, जो मिट्टी के जो टिल्ले होते हैं रेगिस्तान डेजर्ट एरियाज के अंदर, जो मिट्टी के टिल्ले होते हैं वो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में क्या होता है, थोड़ा सा स्मॉल होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। जैसे जैसे वहां पे धूल भरी आंधियां चलती हैं, विंड फ्लो करता है स्पीड से, तो उसमें रेत क्या होता है, सोइल पार्टिकल्स बह के उसमें एयर में फ्लो करके वहां पे आ जाते हैं, उसके ऊपर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। और धीरे 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 जो स्मॉल साइज का जो मिट्टी का टीला था उसका साइज बढ़ता चला जाता है। तो इस भी हाफ पे तो हम ये नहीं कह सकते क्योंकि उसका साइज तो बड़ा है, इसी इनिशियल स्टेज में वो छोटा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम कंज्यूम हुआ वो सर्वाइव मतलब वहां पे रहा, थोड़े टाइम के बाद देखते हैं तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो इससे ये तो डिसाइड नहीं होता ना कि अगर ग्रोथ हो रही है, साइज बढ़ रहा है उसका, तो वो लिविंग है। तो ये फैक्टर्स भी उसे लिविंग होने का क्रेडिट नहीं देता। सिर्फ अगर ग्रोथ शो करता है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो लिविंग ही है, क्योंकि ग्रोथ जो फैक्टर है ये एक नॉन लिविंग भी फॉलो करता है इस चीज को। ठीक है, जो थर्ड अपना पॉइंट था वो क्या था, ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड पॉइंट था अपना ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी चीज का डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो वो सीरीज वाइज हो। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें या एक एनिमल्स की बात करते हैं, लिविंग्स की बात करते हैं, तो उसका इनिशियल स्टेज क्या होता है, सेल होता है। सेल में जैसे जैसे डिवीजन होता है टिश्यू की फॉर्मेशन होती है, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन मिलके एक से ज्यादा ऑर्गन जब एक सीरीज में फंक्शन शो करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो जो एक लिविंग्स के अंदर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशन के बाद रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन बेटा एक तरह से इट इज ए टाइप ऑफ एन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक जीव के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर
ये एबिलिटी होती है कि वो एक नया यंगमेंस प्रोड्यूस करता है। उस एबिलिटी को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन के बिहाफ पे भी आप किसी नॉन लिविंग और लिविंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म होता है, ह्यूमन के केस में बात करें तो एक फिक्स स्टेज तक, फिक्स टाइम ऑफ पीरियड के दौरान एक फीमेल जो ह्यूमंस होता है वो रिप्रोडक्शन शो करती है। आफ्टर 45 या 50 ईयर्स के बाद उसमें रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाता है। तो उस बिहाफ पे हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि एक वो फीमेल वुमेन, जो फीमेल वुमन है, वो आफ्टर 45 से 50 ईयर्स के बाद वो नॉन लिविंग हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो वो तो क्या है तो लिविंग, लेकिन रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहा। तो ये फैक्टर भी क्या है, एक अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता उस चीज को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। तो इसके बिहाफ पे भी हम उस चीज को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। जो अगला अपना पॉइंट है उसका नाम क्या था, फिफ्थ पॉइंट क्या था भाई? यस, बताओ, तुम्हारे सामने ही करवाया है ना, बोलो फिफ्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे? ओके, चलो, वही तो बता रहे हैं, क्लास में सो तो नहीं रहे आप लोग। मेटाबॉलिज्म, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट अपना क्या है बेटा? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो पॉइंट है, ये सभी पॉइंट्स के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो लिविंग और नॉन लिविंग को बिल्कुल सेपरेट करता है। इस एक पॉइंट के बिहाफ पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को सेपरेट कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? ये प्रोसेस होता है जो एक लिविंग के अंदर रेगुलर इंटरवल पर पीरियड ऑफ टाइम पे भी चलता है और कंटिन्यूटी फ्लो करता रहता है। मेटाबॉलिज्म दो भाग के अंदर टूटता है, जैसे कि इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, टू पार्ट्स के अंदर। एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। दो टाइप्स के प्रोसेस को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिज्म। तो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रोसेस चलता रहता है और सिर्फ ये प्रोसेस लिविंग के अंदर ही चलता है। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही चलता है, क्योंकि जो अपने अंदर प्रोटीन्स बन रहे हैं अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं, यानी कि कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स चीज का सिंपल फॉर्म में टूटना, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंपलर फॉर्म का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज होना। तो ये प्रोसेस ह्यूमन के केस में रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे चल रहा है और कंटिन्यू भी फ्लो करता है। जैसे प्रोटीन्स का बनना है वो लगातार चलता रहता है, और प्रोटीन बन रहे हैं तो इसमें सिंपलर फॉर्म क्या है? अमीनो एसिड्स है। अमीनो एसिड्स ऐड होके बन रहा है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो वो कैसा प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस। और कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है? डाइजेशन से रिलेटेड है। जैसे डाइजेशन, अगर आपने कोई फूड खाया तो वो प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, डाइजेशन चलता रहता है उसका। और डाइजेशन हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को किसमें? सिंपलर फॉर्म में चेंज किया जा रहा है। तो ये सारी प्रोसेस किसके अंदर आती है? दोनों के दोनों मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के। और मेटाबॉलिज्म किसके अंदर है? लिविंग बीइंग के अंदर। नॉर्मल सी बात है, डाइजेशन किसी चीज का हो रहा है या फिर कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनता है तो वो एक लिविंग बीइंग्स के अंदर फॉर्मेशन हो रही है, इसमें केमिकल रिएक्शंस चल रही है, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स मिलकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स का बना रहे हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में जब शुरुआत की थी तो लाइफ वर्ड्स का मीनिंग जाना था। लाइफ का मतलब क्या था? वो लिविंग से रिलेटेड है, लाइफ जिसमें है वो लिविंग है। तो उसमें हमने बताया था कि जो लाइफ होता है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसका? मॉलिक्यूल्स का। और वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है कि लाइफ है तो वो लिविंग है। तो उस चीज के लिए एक्सप्रेस करने के लिए वो केमिकल रिएक्शंस पे बेस्ड होता है। इट इज डिपेंडेंट ऑन केमिकल रिएक्शंस टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। एक लाइफ को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए केमिकल रिएक्शंस पे डिपेंड होना पड़ता है। तो वो केमिकल रिएक्शंस आप ये मान सकते हैं यही होता है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म का सिंपलर में चेंज होना, एनाबॉलिज्म के अंदर कॉम्प्लेक्स सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म का बनना। तो मेटाबॉलिज्म फैक्टर्स के बेस पे हम नॉन लिविंग और लिविंग्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जो टोटली किसके फेवर में होता है? लिविंग बीइंग्स के फेवर में, लिविंग्स के अंदर ही फॉलो होता है। ओके, समझ में आया? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऐड करते हैं। देखो बच्चा, फिफ्थ पॉइंट तक आप लोगों को समझ में आया। लास्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस किया है वो है मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म जो पॉइंट है बेटा, वो एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा फैक्टर है जो लिविंग्स को नॉन लिविंग से बिल्कुल ही सेपरेट कर देता है। उसके बाद जो है तो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो बात थी मैंने आपने बता दी है आप लोगों को। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपना वो आता है वेरिएशन से रिलेटेड। वेरिएशंस क्या होती है और लिविंग में वेरिएशंस। वेरिएशन सिक्स जो पॉइंट है अपना वो आता है वेरिएशन। एक लिविंग के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें से एक कैरेक्टर है वेरिएशन।
देखो बेटा, लिविंग्स के अंदर वेरिएशंस होना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि लिविंग्स जो होते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल्स का मतलब जो वेरिएशंस, जो कैरेक्टर्स हैं पेरेंट्स के, वो ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर करता है, न्यू जनरेशन के अंदर उसको पहुंचाता है। ठीक है। ह्यूमन के अंदर जो मेनली बेसिकली जेनेटिक मटेरियल्स होता है, जो हम पढ़ते हैं, आगे पढ़े भी गए क्लास के अंदर, वो आता है डीएनए। डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल्स होता है एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर। ठीक है। ऐसे ही वायरस बैक्टीरिया के अंदर आरएनए पाया जाता है। तो वेरिएशंस का मतलब क्या है? विभिन्नताएं। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लिविंग बीइंग्स के अंदर, तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेथड से अगर वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सेक्सुअल मेथड से, नया ह्यूमंस बनाते हैं, तो उनके इसमें क्या होता है, दो पेरेंट्स जब आपस में मैट करते हैं, मैटिंग होती है उनकी, गैमेट्स फ्यूज करते हैं, तो वो वेरिएशंस क्रिएट करते हैं। और ये वेरिएशंस एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर वेरिएशंस रहेंगे तो वो इन्वायरमेंट में अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है। तो वेरिएशन से रिलेटेड इतना था। उसके बाद जो 7 पॉइंट आता है वेरिएशन के बाद, वो आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन से बात करें तो इवोल्यूशन का मतलब होता है इवोल्यूशन होना, मतलब कि किसी चीज का बनना, किसी नई चीज का अवतार होना, ये कह सकते हो अवतार। ठीक है, इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में क्या होता है बेटा, जैसे कि हमने पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म के अंदर लाइफ जो होता है वो केमिकल रिएक्शंस पे बेस्ड होता है। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। केमिकल्स के अंदर रिएक्शंस होती है, तो एक विस्फोट होता है, एक नए जीव की फॉर्मेशन होती है, इवोल्वेट होता है, इवोल्यूशन होता है, उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, नए कैरेक्टर्स उसमें डेवलप होते हैं। तो बेटा इसमें 7 जो पॉइंट्स हैं इनको आप थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। बुक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है आप उस चीज को कलेक्ट करना। जितना कोशिश हो आप ये पॉइंट्स को रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास में हम इस पॉइंट से आगे बढ़ेंगे। जब तक के लिए आप कुछ ना कुछ प्लीज इस चैप्टर में जो आपको पॉसिबल हो वो आप कीजिएगा। जितना अगर कोशिश हो, अगर आप कर पाओ तो आगे थोड़ा सा पढ़ लेना, ताकि कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। हाँ, अगर इसमें इससे रिलेटेड जो हमने आज पढ़ा है इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी कैसा भी डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शंस में अपना कमेंट डाल दें, या फिर अगर मैं स्कूल के जैसे ग्रुप है उनमें अगर वीडियो डालता हूँ तो अगर उन पर आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। जैसा भी आपको ठीक लगे, आपके लिए सुटेबल हो, आप उस मेथड से मेरे से डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।